हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में एक क्लास 9 का एक लेसन शुरू किया था आपके लिए, ठीक है, जिसका नाम था परमाणु एवं अणु, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन ने स्टार्ट किया था। देखिए, इसमें अपन ने, ठीक है, रासायनिक संयोजन के दो इम्पोर्टेंट नियम देखे थे। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था अपना स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। आज अपन उसके बाद अपन ने जो जॉन डाल्टन ने जो परमाणु का सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसके बारे में कुछ पॉइंट, उसके मुख्य बिंदु पढ़े थे। अब देखिए, अपन आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, परमाणु क्या होता है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी होगी? अपन देखते हैं जब अपना मकान, अपना घर बनता है तो उसकी दीवार बनाई जाती है। इन दीवारों में एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। अब इस दीवारों में क्या होता है कि एक कमरा होता है, ठीक है। इन दीवारों से मिलकर कमरे बनते हैं और कई सारे कमरे मिलकर एक पूरी बिल्डिंग बनती है, ठीक है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या होती है? इतनी बड़ी इमारत बना दी अपन ने, लेकिन इसकी जो रचना करने वाली इकाई क्या है, ठीक है, कि ये एक इमारत है, ठीक है, उसमें ये कई सारे रूम हैं, ठीक है। तो इनको बनाने, ये रूम इमारत बनी, इसकी इकाई क्या है? जैसे अपन शरीर की संरचनात्मक इकाई, पूरे शरीर की संरचना की इकाई किससे हुई है, यानी संरचना किससे हुई है पूरे शरीर की, हमारे प्रत्येक सजीव के शरीर की, तो वो कोशिका से हुई है, अपन को पता है, ठीक है। तो एक छोटी सी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बना रही है? पूरा शरीर बना रही है। तो वैसे ही जो ये अपने इमारत है, पूरी बिल्डिंग बनी है, उसकी इकाई क्या है? किसी बॉम्बी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? ये रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। अभी एक छोटे से रेत, अब अपन कह सकते हैं कि इसकी रचनात्मक इकाई ईंट है, ठीक है। इमारत की रचनात्मक इकाई ईंट है, लेकिन ईंट भी तो किसी ना किसी से बनी है। ईंट किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है? रेत के जो कण होते हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं? रेत के कण वो आपस में मिलकर क्या करते हैं? ईंट का निर्माण करते हैं। फिर ईंटें मिलकर कमरों का निर्माण, कमरे मिलकर दीवार का निर्माण, कमरे मिलकर इमारत का निर्माण करते हैं। वैसे ही प्रत्येक पदार्थ की जो रचनात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? परमाणु होती है। यानी प्रत्येक पदार्थ की रचना या निर्माण किससे होता है? परमाणु से होता है। कई सारे परमाणु मिलकर क्या करते हैं? कई सारे परमाणु मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे एक अपन यही ले ले, एक लोहे की रोड है, यानी लोहे की जो छड़ होती है, ठीक है, ये लोहे की छड़ है, ठीक है। इस लोहे की छड़, क्या ये लोहे का पदार्थ है? वो किससे बना है? वो लोहे के परमाणु से बना है, लोहे के परमाणु से। यानी लोहे के कई सारे छोटे छोटे परमाणु मिलकर क्या करते हैं? इस लोहे की छड़ का निर्माण करते हैं, ठीक है, लोहे की छड़ का निर्माण करते हैं। अब ये परमाणु का आकार कितना होता है, ठीक है, परमाणु की क्या साइज होती है, परमाणु कितने बड़े होते हैं? भाई ये अगर मिलके बन रहा है, जैसे ईंट बन रही है तो कोई कण छोटा, कोई बड़ा, ऐसा वैसा, ठीक है। वैसे ये जो लोहे की छड़ मान लो बन रही है, या कोई भी पदार्थ बन रहा है तो वो परमाणु से बन रहा है, ये मान लिया अपन ने, ठीक है। तो भाई ये जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं उनका आकार क्या होता है? तो परमाणु कितने बड़े होते हैं, ठीक है? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। अपन छोटे से छोटी वस्तु किसको मान सकते? छोटे से छोटी वस्तु को अपन क्या मान सकते हैं, ठीक है। आप सोचिए, आप इस चीज़ के बारे में सोचिए कि आपके दिमाग में क्या आता है कि आपने सबसे छोटी वस्तु कौन सी देखी होगी? सबसे छोटी, बहुत ही छोटी से छोटी, ठीक है। आपके दिमाग में क्या आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई आटे का एक कण ले लो अपन, वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। जो आटा होता है, गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, उसका एक
एक कण ले लिया अपन, वो छोटा होगा, ठीक है। तो परमाणु का आकार उस आटे के एक कण से भी कई ज्यादा गुना छोटा होता है। ठीक है, आगे देखिए, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखते हैं, लाखों परमाणुओं को जब अपन एक के ऊपर एक रखते हैं तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक सीट जितनी मोटी परत बनती है। अब कागज आपने देखा होगा वो कितना मोटा होता है, ठीक है। ये अपना मान लो कागज है, ठीक है। अब इसकी ये मोटाई कितनी है, ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है। अब कई सारे लाखों परमाणुओं को क्या करते हैं अपन, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 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 रखते जाते हैं, तब वो एक कागज की सीट की, यानी कागज के जो मोटी, जितनी ज़्यादा कागज होता है, मोटा कागज होता है, उतना बनता है। लाखों परमाणुओं को क्या करें अपन, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रखते जाए, तब जाके एक कागज की सीट जितनी परत बनती है मोटी। अब परमाणु की त्रिज्या को अपन नैनोमीटर में मापते हैं। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है। मीटर के बराबर 1 नैनोमीटर, यानी 1 मीटर होता है, ठीक है। अब ये अपन को बोल रहा है कि भाई 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, ऐसे थोड़ा ऊपर कर ले अपन। 1 नैनोमीटर के बराबर क्या होता, किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर। अब मीटर तो अपन समझते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये 10⁻⁹ मीटर क्या होता है। तो 10⁻⁹ को अगर मैं आपको, अगर कहीं गणित में पढ़ा है, तो जब घात इधर माइनस में है ऊपर 10 की घात, ठीक है, मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, यानी 1 के बट्टे में ले जाऊंगा 10⁻⁹ को, तो ये 10⁻+9 हो जाएगा, यानी 1/10⁻9 +9 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको खोलूँ, 10⁻9 का मतलब क्या है, 10⁻9 का मतलब है कि 1 के पास कितने जीरो, 1 तो 9 जीरो, ये संख्या, ठीक है। अब 1 का अगर अपन मैं इसमें भाग दूँ, इस पूरी संख्या का मैं 1 में भाग दूँ तो क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा, अब 1 तो हो नहीं सकता, तो जितने जीरो हैं उससे उतने आगे इसके जीरो लगा के पॉइंट लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और फिर पॉइंट लगा दो, यानी 0.000000001 के बराबर, 1 मीटर के बराबर क्या होगा अपना, 1 नैनोमीटर होगा। यानी सिंपल सी भाषा में कहे तो 1 मीटर के, मान लो ये 1 मीटर है अपना, ठीक है, इसे 1 मीटर के मैं कितने टुकड़े करूं, कितने टुकड़े करूं, ये अगर इसको काउंट करें, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और खरब, यानी इस 1 मीटर के मैं कितने टुकड़े करूं, 1 खरब टुकड़े करूं, तो जो आखिरी टुकड़ा मुझे प्राप्त होगा सबसे छोटा, वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा, ठीक है। और 1 मीटर में कितने होते हैं, 10⁻9 नैनोमीटर के बराबर होते हैं, 10⁻9 नैनोमीटर, यानी 1 मीटर में कितने होंगे, 1 खरब टुकड़े होंगे, 1 खरब टुकड़े होंगे, 1 खरब नैनोमीटर होंगे। अब सापेक्ष आकार देखिए, त्रिज्या मीटर में, उदाहरण हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 होती है, ठीक है। जल का जो एक अणु होता है, ठीक है, उसकी त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर होती है। ये सब मीटर में है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये भी मीटर में। हीमोग्लोबिन जो अणु होता है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग कैसा होता है, लाल, इस हीमोग्लोबिन को HB ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻8 मीटर होती है, ठीक है। रेत का जो कण होता है, एक छोटा सा बारीक सा रेत का कण होता है, उसकी त्रिज्या होती है 10⁻9 मीटर, ठीक है। चींटी की जो चींटी होती है, चींटी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻3 मीटर।
इसी तरह सेब की जो त्रिज्या होती है 10 की घात माइनस 1 मीटर, 1 मीटर होती है। ठीक है, तो ये कुछ त्रिज्या दे रखी है आपको, सिंपल सीधे से एक नंबर के सवाल में पूछ ले कि जल के अणु की या हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10 की घात माइनस 10 मीटर होती है, ध्यान रखना। आगे देखिए, जब परमाणु का आकार, अब इतने छोटे छोटे परमाणु का आकार होता है, तो जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान लें, ना के बराबर मान लें, नगण्य मानने का मतलब नहीं के बराबर अगर अपन मान लें, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें जब ये हमारे लिए, ठीक है, इसका आकार इतना छोटा है कि अपन इसको नहीं के बराबर मान लें, तो फिर अपन सोचे ही क्यों भाई, इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं? जब ये हमारे लिए नहीं के बराबर है, इसका आकार भी नहीं के बराबर है, तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई अपन इसको? ठीक है, हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से मिलकर बना है। अगर नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान सकते हैं, नहीं के बराबर मान सकते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं? पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही इन छोटे 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 परमाणुओं से मिलकर बना है। ये छोटे 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 परमाणु मिलकर क्या करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका? पदार्थ का निर्माण करते हैं। और पदार्थों से ही तो मिलकर अपना क्या बना हुआ है? पूरा विश्व बना हुआ है। कैसे कि पूरी अपने चारों तरफ सभी चीज़ें हैं वो किसी न किसी पदार्थ की तो बनी हुई हैं। ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ, प्लाज्मा, बीईसी आदि। ठीक है, हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके, फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है रहता। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। आजकल की तकनीक को अपन उपयोग करके आज हम क्या दिखा सकते हैं? हम दिखा सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ को बड़ा करके दिखा सकते हैं, बड़ा करके दिखा सकते हैं कि उसमें देखो परमाणु अपन को उसमें साफ दिखाई दे जाए। ठीक है, जिसमें परमाणु स्पष्ट साफ दिखाई देते हैं। अब आधुनिक प्रतीक क्या है? विभिन्न, अब ये सिलिकॉन की सतह का प्रतिबिंब, सिलिकॉन एक धातु होती है, उसका एक प्रतिबिंब दिखाया गया है। इसमें ये छोटे 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 कण दिखाई दे रहे हैं। अब विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? आजकल विभिन्न जो तत्वों के परमाणु है, अब आज है ना, आज हमारे दुनिया में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। कितने? 118 तत्व खोजे जा सकते हैं। ठीक है, यानी 118 परमाणु पदार्थ खोजे जा चुके हैं। ठीक है, अब उनको प्रत्येक को नाम से लेना, तो अब कईयों के नाम है और कईयों के प्रतीक है। अब उनको प्रतीक दिए गए सबको पहचान के लिए। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ क्या कि मैं एक रिएक्शन, एक अभिक्रिया लिखता हूँ, कौन सी? ये कि हाइड्रोजन और जल, सॉरी हाइड्रोजन और जल नहीं, हाँ देखें कि एक मैं कहूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करें? आपस में क्रिया कर कर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। ये आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन अपन ये तो थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ही कई जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा कि हाइड्रोजन को H लिख दिया, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन को O लिख दिया। ठीक है, और इसकी क्रिया जब अपन करवाते हैं तो जल बनता है। इसको जल को आपने H2O लिखा हुआ देखा होगा कई जगह। ठीक है, तो यहाँ छोड़े, यहाँ देखें तो यहाँ हाइड्रोजन को H लिखा है और H लिखते ही अपन को पता चल गया है कि ये H लिखा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये O लिखा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन है। तो ये कैसे पता? ये क्या चीज़ है भाई? ये H लिखा और O लिखा और अपन को पता चल गया ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन। तो ये क्या है? इन तत्वों के, इन परमाणु के, हाइड्रोजन के परमाणु के, ऑक्सीजन के परमाणु के प्रतीक है। क्या है? प्रतीक, चिन्ह है, यानी जिनके द्वारा अपन इनको पहचान सकते हैं कि ये जो
लिखा हुआ है H, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। ये O लिखा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन। इसी तरह टोटल 118 तत्व है दुनिया में अभी तक जो खोजे गए हैं, और कई सारों की अभी खोज बाकी हैं, ठीक है, खोज करने में लगे हुए हैं। इन सबको क्या प्रतीक दिया गया है, सबको प्रतीक दिया है। आगे देखिए, तो विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक आज के समय के प्रतीक क्या है वो देखते हैं अपन। देखिए, डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग, ये प्रतीक तो दिए लेकिन उनके बाद इन प्रतीकों का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत विशेष प्रकार से किया। पहले वैज्ञानिक थे। जब आगे देखिए, जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। उन्होंने जब सबसे पहले प्रतीकों का प्रयोग किया तो वो जब प्रतीक लिखते थे H, तो ये एक निश्चित मात्रा बताता था। किसकी मात्रा? उसके अंदर के परमाणु की मात्रा। जैसे H लिखा है तो ये इसका मतलब कि ये एक H है, ठीक है। O2 लिखा है किसी का प्रतीक तो इसका मतलब ये O2 है, यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु, ठीक है। कहीं O3 लिखा है ओजोन, ठीक है, प्रतीक, तो ये क्या है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, ठीक है। तो एक निश्चित मात्रा को बताता है कि O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन है, H का मतलब 1 हाइड्रोजन, O3 का मतलब 3 है ऑक्सीजन, ठीक है। ये प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात ये प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। उसके बाद अब ये प्रतीक, सबके प्रतीक कैसे दें? तो बर्जीलियस, जिसने आवर्त सारणी दी थी, 118 तत्वों के बारे में अच्छे से बताया था, उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने क्या अपना आइडिया दिया कि भाई अपन उनका जो भी नाम है ना, उसके नाम के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, सबको 1 या 2 अक्षरों से बताते हैं, ठीक है। यानी जैसे नाम लिखा कि भाई ये हाइड्रोजन लिखा है अपन ने, ये हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसका एक पहला अक्षर या आगे के 2 अक्षरों से इसके प्रतीक दिए गए। जैसे हाइड्रोजन का H दिया गया, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O लेके इसका प्रतीक O दे दिया, ठीक है। 1 या 2 तत्वों के नाम, जैसे ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के द्वारा देखिए, जो डाल्टन ने कुछ सुझाव दिए थे प्रतीकों के, जिसमें हाइड्रोजन को उसने ऐसे दर्शाया, कार्बन को ऐसे दर्शाया, ऑक्सीजन को ऐसे, फास्फोरस को ये प्रतीक चिन्ह, सल्फर को ये दिया, आयरन को ये दिया, कॉपर को ये दिया, सीसा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, पारा आदि इन सबको दिया। ये डाल्टन ने दिया था सब। आगे देखिए, प्रारंभ के तत्वों के तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन नामों के स्थान से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे, ठीक है। अब प्रारंभ में, शुरुआत में जो प्रतीक दिया गया, ठीक है, या उनका तत्वों के जो नाम दिए गए, ठीक है, जो भी तत्व मिलता, जो भी तत्व की खोज होती, उनके नाम किस हिसाब से देते थे? उनके नाम इस हिसाब से देते थे कि वो जहाँ से खोजे गए हैं, जिस स्थान से खोजे गए, उसके आधार पर उनका नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस रखा गया, ठीक है, साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ क्योंकि ये साइप्रस में मिला था। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, कुछ तत्वों के नाम उनका कोई खास रंग होता तो उस आधार पर क्या करते हैं, उनका नाम रख देते हैं। जैसे स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला, ठीक है, अंग्रेजी के शब्द से लिया गया, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इस चीज़ को, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मांग के चलना, ठीक है। क्या वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं इसको डबल बार हाईलाइट कर रहा हूं, देखो, ठीक है।
ताकि आपको अच्छे से इसको और ही महत्वपूर्ण आप समझें, ठीक है। देखिए यहां से क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो IUPAC का पूरा नाम आपको पूछ ले, IUPAC का पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, किसका नाम है, IUPAC का नाम, ठीक है। सवाल यहाँ से आपको एक ऐसा पूछ ले कि विभिन्न प्रकार के तत्वों के नाम, प्रतीक और मात्रकों को निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है, तो वो है IUPAC, ठीक है। तो यहाँ से सवाल 2-3 बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हाईलाइट में किया है इसको, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप, इसका पूरा नाम पूछ ले, इसकी संस्था के बारे में पूछ ले, सवाल कैसे भी घुमा के पूछ ले, लेकिन इससे सवाल बहुत बार पूछा गया है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर तत्वों के प्रतीक होते हैं वो उन तत्वों के अंग्रेजी नाम के 1 या 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में लिखा जाता है और दूसरे अक्षर को सदैव छोटे में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ज़्यादातर जो प्रतीक होते हैं वो किससे बने होते हैं, उनके अंग्रेजी नाम के पहले और दूसरे लेटर से बने होते हैं। जो पहला लेटर प्रतीक में लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं और दूसरे को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये नियम है नाम लिखने का, प्रतीक लिखने का, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन को अपन क्या लिखते हैं, H, जैसे एल्यूमिनियम को Al न कि Al लिखते हैं, ठीक है। अब एल्यूमिनियम को अगर अपन को लिखना है तो एल्यूमिनियम को इंग्लिश में एल्यूमिनियम की ये स्पेलिंग होती है, उसमें पहले 2 अक्षरों पर गौर कीजिए, एक A और L। अगर अपन को इसका प्रतीक लिखना है, ठीक है, तो पहले 2 अक्षरों को लेना पड़ेगा और 2 अक्षरों में पहले जब अपन लेंगे तो इसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर और दूसरा लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, SL, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही कैपिटल लिख दे अपन, जैसा यहाँ पे लिखा, तो ये गलत होगा हमारा और ये सही होगा। कोबाल्ट का लिखना है तो CO न कि दोनों कैपिटल। कोबाल्ट का देखिए, कोबाल्ट की ये स्पेलिंग होती है, इसका जब अपन प्रतीक लिखते हैं, ठीक है, तो C कैपिटल और O स्मॉल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि C और O दोनों ही कैपिटल हो जाएंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पहला लेटर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में और दूसरा लेटर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में हमेशा। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाया जाता है, ठीक है। अब कुछ तत्वों के प्रतीक होते हैं वो अंग्रेजी नामों के, उनके अंग्रेजी नाम का या तो पहला अक्षर और बाद में आने वाले किसी भी एक अक्षर को संयुक्त करके बना सकते हैं। जैसे क्लोरीन का Cl, जिंक, ठीक है, जिंक ऐसे लिखते हैं अपन। अब JI होना चाहिए प्रतीक तो, लेकिन नहीं, Z और N बनाया गया इसका, ठीक है। जैसे क्लोरीन ऐसे लिखते हैं CHLORIN, ठीक है, लेकिन यहाँ CH होना चाहिए प्रतीक, लेकिन CL बनाया गया, ठीक है। अन्य तत्वों के प्रतीकों को उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं के उनके नामों से बनाया गया। अब कुछ तत्वों के प्रतीक होते हैं वो उनकी अंग्रेजी भाषा के नाम के हिसाब से नहीं, उनकी लैटिन भाषा में क्या नाम है, जर्मन भाषा में क्या नाम है, ग्रीक भाषा में क्या नाम है, उस आधार पर। जैसे लोहे को इंग्लिश में तो अपन आयरन कहते हैं, लोहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयरन, तो उस हिसाब से इसका प्रतीक होना चाहिए या तो I या R, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इनका प्रतीक, लोहे का प्रतीक क्या है, Fe, ठीक है, क्योंकि लोहे को लैटिन भाषा के अंदर फेरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेरम कहा जाता है, इसलिए यहाँ से Fe को उठाकर लोहे का प्रतीक रखा गया। इसी प्रकार सोडियम का जो प्रतीक होता है, सोडियम, ठीक है, ये सोडियम अपन इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं मान लो, ठीक है, तो इसका प्रतीक होना चाहिए SO, अंग्रेजी नाम के हिसाब से नहीं, लेकिन सोडियम को लैटिन भाषा के अंदर नेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेट्रियम, यानी
ट्रियम। तो यहाँ Na से इसका प्रतीक लिया गया है सोडियम का Na। इसी तरह पोटेशियम होता है। अब पोटेशियम को अगर अपन इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो इसका प्रतीक PO होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। पोटेशियम का प्रतीक होता है K, क्यों? क्योंकि इसका लैटिन भाषा के अंदर नाम कैलियम होता है। क्या होता है? कैलियम, ठीक है। तो यहाँ K से इसका प्रतीक लिया गया है, ठीक है। कैलियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर कुछ तत्वों के प्रतीक दे रखे हैं जो आपको याद करने हैं, अच्छे से समझने हैं। जैसे एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, कॉपर का Cu, ठीक है। अगर कॉपर अपन लिखेंगे तो कॉपर ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका प्रतीक Cu है, क्योंकि Co पहले ही किसका प्रतीक दे दिया गया है? Co, कोबाल्ट को दे गया। फ्लोरीन का F, गोल्ड सोने का देखो Au है, ये ध्यान रखना, ऑरम, ठीक है, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? ऑरम कहते हैं, ऑरम कहा जाता है। हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, शीशे का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, चांदी या सिल्वर का Ag, अर्जेंटिनम, Na का सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Z, ठीक है। ये कुछ परमाणुओं के प्रतीक हैं, ठीक है, जिनके आपको ध्यान रखने। आगे है परमाणु का द्रव्यमान, जो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे साथ बने रहिए कंटिन्यू, और अपनी स्टडी को जारी रखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।